नमस्कार, सुबह 7 बजे स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। 37वें सिंगापुर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया चलाए साझा अभियान। सिंगापुर एक्सपो में भारतीयों को आज करेंगे संबोधित। जेपीसी का कार्यकाल 3 हफ्ते बढ़ाने का फैसला, भूमि अधिग्रहण विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक, शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा प्रस्ताव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, खेती की बदहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बताया जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने उठाए यात्रा पर सवाल। डूबे कर्ज की वसूली के लिए कठोर कदम उठाने का फैसला, वित्त मंत्री का बैंकों की समीक्षा बैठक में ऐलान, कहा डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार। मधेशी आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटेगी नेपाल सरकार, तराई क्षेत्रों में बढ़ेगी सुरक्षा बलों की तादाद, मधेशियों का आंदोलन तेज करने का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज उनका सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो सिंगापुर के बड़े कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री भारत सिंगापुर इकोनॉमिक कन्वेंशन को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित की गई इंटरनेशनल आर्मी स्मारक में श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा वो सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान में कौशल विकास के लिए विख्यात संस्थान का दौरा करेंगे। शाम को वो सिंगापुर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को धर्म से अलग रखना चाहिए। सिंगापुर में कल 37वें सिंगापुर लेक्चर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ साझा जंग करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के पनाहगार देशों की पहचान की जानी चाहिए। सिंगापुर दौरे के पहले दिन कल उन्होंने इस लेक्चर के दौरान कहा कि सिंगापुर की सफलता भारतीयों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने संबोधन में स्वच्छ भारत की भी चर्चा की। The world must speak in one voice and act unison. There will be political, legal, military and intelligence efforts. But we must do more. Countries also must be held accountable for centuries' support, arms and funds. Nations must cooperate more with each other. Societies must reach out within and to each other. We must de-link terrorism from religion and assert the human values that define every faith. In India, the Swachh Bharat campaign is not just a program to clean our environment, but to transform the way we think, live and work. For quality, efficiency and productivity are not just technical measures, but also a state of mind and a way of life. भारत और मलेशिया ने सुरक्षा और रक्षा संबंध मजबूत करने का फैसला किया है। कुआलालंपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, संस्कृति और लोक प्रशासन के एक क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा चुनौतियों पर बात की। I am particularly grateful to you for your security cooperation. It underlines our shared commitment to deal with our security challenges. We will continue to deepen our cooperation in this area. Malaysia and
India, we share a lot of common position with respect to counter terrorism. We will work closely together to defeat violent extremism and terrorism. भारत और मलेशिया के बीच 3 सहमति पत्रों पर दस्तखत हुए हैं। ये सहमति पत्र साइबर सुरक्षा, संस्कृति और लोक प्रशासन से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशियाई छात्रों को भारत में पढ़ाई करने का न्योता दिया। उन्होंने दोनों देशों की डिग्रियों को मान्यता देने से जुड़ा समझौता जल्द पूरा करने की बात कही। वहीं मलेशिया दिल्ली में नया कन्वेंशन सेंटर बनाएगा। I express our desire to see the enhanced Malaysian participation in areas such as expansion and upgradation of infrastructure, Make in India and Smart Cities projects. प्रधानमंत्री ने मलेशिया के लिटिल इंडिया में तोरण द्वार का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत और मलेशिया के बीच मित्रता का प्रतीक बताया। मलेशिया के लिए भारत ने ऐसी व्यवस्था की है कि खास प्रोजेक्टों के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग न लेना पड़ेगा। और जहां तक डिफेंस प्रोडक्शन की बात है तो भारत किसी दूसरे देश से तकनीक लेकर मलेशिया की पूंजी से मेक इन इंडिया को सफल करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कुआलालंपुर से अखिलेश सुमन। कई लेखकों, साहित्यकारों के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने भी देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाई है। आमिर ने कल पत्रकारिता के प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाल की कई घटनाओं ने उन्हें चिंतित किया है। आमिर ने कहा कि उनकी पत्नी किरण राव ने उन्हें देश तक छोड़ देने की बात कही थी। आमिर ने कहा कि वो ये महसूस करते हैं कि पिछले 6 से 8 महीने में असुरक्षा और भय की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के लिए सुरक्षा की भावना और न्याय की भावना होनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिज्ञों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों के बयान से माहौल बिगड़ता है। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 5 सीटों पर हुए मतदान के बाद आज मतगणना होगी। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस उपचुनावों के लिए 21 नवंबर को वोट डाले गए थे। मध्य प्रदेश के रतलाम और तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीटों के लिए भी 21 नवंबर को वोट डाले गए, जबकि मध्य प्रदेश के देवास, मणिपुर की 2 विधानसभाओं, मिजोरम और मेघालय की 1 सीट के लिए भी वोट डाले गए थे। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक हुई। इसमें समिति का कार्यकाल 3 हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया गया। शीतकालीन सत्र में समिति की ओर से इस बारे में प्रस्ताव किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने समिति की बैठक के औचित्य पर ही सवाल उठाए। इन सदस्यों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस बिल को वापस लेने की बात कह चुके हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त समिति में इस बिल पर चर्चा के कोई मायने नहीं है। ये सदस्य बिल को वापस लेने पर सरकार से सफाई चाहते हैं। समिति को 26 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन संसद सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। केंद्र सरकार 2013 के कानून में किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आंकलन से जुड़े संशोधन से पीछे हटने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने राज्य के किसानों की बदहाली का आरोप केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया, तो वहीं विरोधी दलों ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर ही सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। 6 किलोमीटर के पैदल मार्च के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के वादे पर भी तंज किया। हिंदुस्तान में तभी अच्छे दिन आएंगे जब किसान के लिए और मजदूर के लिए और गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, कमजोर लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। तब कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुस्तान में अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी ने राज्य के खस्ता हाल गन्ना किसानों का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार पर गन्ना किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रदेश को बदलने की नसीहत दी। किसानों से बात की है, वो प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है, चीफ मिनिस्टर की ओर देख रहा है। उसको पैसा मिलना चाहिए,
गन्ने का पैसा मिलना चाहिए और यहाँ शुगर मिल जो बंद पड़ी हैं उनको खुलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का किसान कमजोर होगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को और चीफ मिनिस्टर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसान की वो मदद करें। इधर विरोधी दलों ने राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। 1/4 जिलों में पदाधिकारी नहीं है। राज्य स्तर पर कोई ऐसी कार्यकारिणी नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर बड़ा नाज किया जा सकता हो। ऐसे हालात में कांग्रेस क्या कर पाएगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि राजनीतिक दलों को कुछ औपचारिकताएं निभानी होती हैं, 2017 का चुनाव सामने है। इमरान मसूद साहब के सारे शब्द जो है सबने देखा है, मीडिया में चले हैं, क्या शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने मोदी जी के लिए। उस समय कांग्रेस ने अपने हाथ धो लिए, आज वो राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्रश्न क्या उठ सकता है। राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान किसानों के कर्ज माफी और मनरेगा की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इससे पहले राहुल गांधी ने पंजाब में पदयात्रा कर किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीनी की कीमतों में अगले साल इजाफा हो सकता है क्योंकि इसका उत्पादन कम रहने का अनुमान है। एसोचैम की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। एसोचैम का कहना है कि गन्ने का जो बकाया है वो बढ़ रहा है, इसलिए किसान दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। चीनी उद्योग के प्रमुख संगठन इस्मा के ताजा अनुमान के अनुसार 2015-16 में चीनी का उत्पादन 27 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ये जुलाई में लगाए गए 28 मिलियन टन के अनुमान से कम है। 2014-15 में चीनी का उत्पादन 8 साल के उच्च स्तर 28.31 मिलियन टन पर रहा था। सबसे बड़ा चिंता का विषय निकल कर के आया स्टडी के माध्यम से कि कई सारे जो हमारे किसान हैं उनको जो है वो कई दिनों तक पैसा नहीं मिलता है और उस स्थिति के अंदर में वो अब कैश क्रॉप में दूसरे कैश क्रॉप में तब्दीली कर रहे हैं और अगर 10 से 15% के बीच में जो क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता था, अगर उसमें कमी आती है तो अब हमारे लिए कुछ महीनों के बाद जो है ये चिंता का विषय बन जाएगा। जानकारों का कहना है कि अगर चीनी के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर बाकी उत्पादों पर भी पड़ेगा। चीनी से ही केवल गन्ने की पेमेंट नहीं होती। जब आप गन्ना क्रश करते हो उसमें चीनी निकलती है, उसमें सीरा निकलता है जिसे मोलासिस कहते हैं, जिससे शराब बनती है। खोई निकलती है जिसे बगास कहते हैं। खोई से पुट्ठा बनता है, पेपर बनता है, खोई से बिजली बनती है और मैली होती है प्रेस मड जिससे जैविक खाद बनती है। लोग पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। दाल की बढ़ी कीमतों ने पहले ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब अगर चीनी के दाम बढ़ते हैं तो फिर सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंकों के पास जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार है। सार्वजनिक बैंक प्रमुख के साथ कल समीक्षा बैठक में जेटली ने बैंकों की समस्याओं और डूबते कर्ज पर चर्चा की और उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय बैंकों पर एनपीए का जरूरत से ज्यादा बोझ है। इस समस्या पर बात करते हुए जेटली ने कहा कि वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इससे निपटने के लिए पहल कर चुका है। वित्त मंत्री ने अलग अलग सेक्टरों की परेशानियों पर भी चर्चा की और कहा कि इनके लिए अलग अलग तरीके से सुधार किया जाएगा। दिल्ली में हुई इस समीक्षा बैठक में बैंकों के एमडी और चेयरमैन ने अपने बैंकों से जुड़ी समस्याओं पर वित्त मंत्री को प्रेजेंटेशन भी दिया। Series of steps which the Reserve Bank has announced, which some of the banks have been implementing, will certainly improve on the quality of those assets. Additionally, the government also has been extremely proactive in responding to each of the sectors. भारत के बैंक इन दिनों एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या से जूझ रहे हैं। बैंकों में एनपीए से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सरकार ने अगस्त में बैंकों के एनपीए में सुधार के लिए इंद्रधनुष नाम से एक कार्यक्रम की घोषणा भी की थी, जिसके तहत 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की व्यवस्था शामिल है। चालू वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत होनी है। इसमें संचालन प्रक्रिया में सुधार के जरिए
बैंकों पर से बोझ कम करने की पहल शामिल है। Banking system, which is the lifeline of the economy, continues to fund various segments of the economy in order to grow. Now that the growth rates are somewhat picking up, and therefore the pressures of the past need to be removed as far as possible. समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी और प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत कई योजनाओं की सफलता के बारे में भी बताया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मौसम की मार से परेशान तमिलनाडु में फिर से हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की है और इसी बीच केंद्र सरकार ने राहत कार्यों के लिए करीब 940 करोड़ की राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने नुकसान के जायजे के लिए केंद्रीय टीम भेजने का भी फैसला किया है और इससे पहले मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 8,481 करोड़ के नुकसान की बात कही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इससे चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई रिहायशी इलाकों में फिर से पानी भर गया है। अभी भी हजारों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। लोग खुद ही रिहायशी इलाकों से पानी निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। 15 days it has been raining over here, and initially there was no water, but now from past 1 week, around 2 feet of water has been stagnant, and a lot of snakes and rats have died, and it looks like there's an epidemic going to break over here in this particular area. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चेन्नई समेत राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद इन शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कुडलोर, कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। 4 लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में राहत और पुनर्वास के लिए तत्काल 939 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता ने वित्तीय मदद के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसमें 8,481 करोड़ के नुकसान का जिक्र था। जयललिता ने प्रधानमंत्री से राहत कार्य के लिए तत्काल 2,000 करोड़ रुपए जारी करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री के मुताबिक तमिलनाडु में बारिश से अब तक 169 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते से जारी बारिश से अब लोगों को जरूरी सामानों की आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है। तमिलनाडु में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उद्योग धंधे पर भी खासा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगले साल 2 फरवरी से रोजाना सुनवाई करेगा। कर्नाटक सरकार ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की कल राष्ट्रीय परिषद में इसका फैसला किया गया। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव मई तक कराने पर जोर दिया गया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हंगामेदार रही। परिषद के सदस्यों की सदस्यता खत्म करने से कई कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। जो आम आदमी के जो भटकाव का विरोध कर रहे थे उनको निकाला है। तो मैं आपसे कहूंगी, हम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह हमें जवाब दे, हमारी प्राइमरी मेंबरशिप कौन है? ये लोग पार्टी पे कब्जा करके बैठे, किसी को नहीं जाने दे रहे, हम सबको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के गले मिलने का मुद्दा भी बैठक में हावी रहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बैठक में इस पर सफाई देनी पड़ी। पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। जिन्होंने 24 नवंबर 2012 को पार्टी का गठन किया था, उन्हें एक टर्म का एक्सटेंशन और दिया गया। आज राष्ट्रीय परिषद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक और हिदायत दी है, एक रिजोल्यूशन उन्होंने और पास किया है कि हमारी कोशिश है और हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं कि 15 मई तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय परिषद की बैठक इसलिए अहम रही कि 23 नवंबर को परिषद के सदस्यों का कार्यकाल का आखिरी दिन था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और आपको बता दें कि हालांकि इस बैठक में ये मुद्दा जोर शोर से छाया रहा, जिस तरीके से अखबारों की भी सुर्खियां बनी थी कि लालू यादव के गले मिले थे केजरीवाल, लेकिन इसको लेकर केजरीवाल ने वहां पर सफाई भी पेश की। और इधर जम्मू कश्मीर के कटरा में कल हेलीकॉप्टर हादसे में एक महिला पायलट और 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये तीर्थयात्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने घटनास्थल का कल दौरा कर हादसे के कारणों की जांच के लिए टीम गठित करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वाले 3 तीर्थयात्री दिल्ली के हैं, जबकि 3 तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और पैदल यात्रा करते हैं। इसके लिए निजी हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सेवाएं देती हैं। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने साथ हुई बदसलूकी को लेकर FTII के छात्रों में गुस्सा है। इसी सिलसिले में गोवा की राजधानी पणजी में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर FTII के पूर्व छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। छात्रों का साथ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने माने फिल्मकारों ने भी शिरकत की। गोवा में एक ओर जहां सालाना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूम है, वहीं दूसरी ओर हर साल महोत्सव की रौनक बढ़ाने वाले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र महोत्सव में अपने साथ हुई बदसलूकी को लेकर गुस्से में हैं। दरअसल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान पुलिस ने FTII के कुछ पूर्व छात्रों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे लेकर छात्रों में नाराजगी है। जो कि FTII स्टूडेंट्स के साथ हुआ है पिछले 2 दिनों में, वो भी काफ़ी ही निंदनीय है। और ये दिखता है कि ये फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये पुलिस को घेर के बस कुछ खास लोगों को फिल्म दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे झूठे चार्जेस लगा के, वो भी एक प्लैकार्ड उठाने पे, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो हमने स्लोगन लगाया उसके बाद ये चार्जेस, झूठे चार्जेस, 3-3 क्रिमिनल चार्जेस, तो ये तो बहुत डरावना है। छात्रों के साथ हुई बदसलूकी पर फिल्मकारों ने भी चिंता जताई है। गवर्नमेंट की सोच क्या है? क्या ये लोग समझते हैं ये स्टूडेंट जो हैं अपनी आवाज़ नहीं उठाएं, कि जो भी नौजवानों को भी स्टूडेंट्स उनकी आवाज़ नहीं उठाएं? उनका हक बनता है सवाल पूछना, और आप उनको ही रुकवा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ FTII का सवाल नहीं है, और क्षेत्रों में भी ये प्रश्न पूछना ठीक तरीके से देखा नहीं जा रहा है, और कोशिशें हो रही हैं कि ये प्रश्न पूछना बंद करो। छात्रों की नाराजगी ने अभिनय और फिल्म निर्माण का हुनर सीखने के लिए अहम माने जाने वाले गोवा फिल्म फेस्टिवल के रंग को फीका कर दिया है। देखना यह है कि फिल्म फेस्टिवल के आयोजक छात्रों की इस नाराजगी को किस तरह लेते हैं। गोवा से इरफान की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल सरकार ने सीमा और राजमार्गों पर बैठे मधेशी प्रदर्शनकारियों को हटाने का फैसला किया है। इसके लिए तराई इलाकों में हालात को काबू में लाने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच ब्यूरो को संयुक्त रूप से तैनात करने का फैसला किया गया। हालांकि नेपाल में ताजा हिंसा के बाद तनाव है। आंदोलन की वजह से नेपाल को ईंधन, दवाइयों समेत दूसरी जरूरी सामानों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नए संविधान के विरोध में तराई के इलाके में मधेशी आंदोलन 100वें दिन भी जारी रहा। वीरगंज सीमा पर हिंसा होने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। मधेशी और जनजाति समूहों ने 1 महीने के और आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन की वजह से नेपाल को ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। हम छलफल करने को तैयार हैं। या नेपाल से किस किस को बुलाना है, बुला के हम लोग फॉर्मली, इनफॉर्मली, ट्रैक 2, ट्रैक 3 कैसे भी इसको सुलझाना है। समय न गंवाएं। भारतवर्ष तो देखिए महान है, बड़ा देश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है, लेकिन नेपाल तो बर्बाद हो रहा है। नेपाल की बर्बादी में भारत का कोई लाभ नहीं। भारत में नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय ने सीमा पर फंसे ट्रकों को जल्द रवाना करने पर भी जोर दिया। जो वीरगंज के नाका में जो स्ट्रैंडेड ट्रक्स हैं, करीब 6000 के लगभग में ट्रक्स हैं, उनको स्पेशली हॉस्पिटल सप्लाईज और जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रीरूट करने के लिए
हम जैसे पहले कार्रवाई कर चुके हैं उसको जल्दी करें तो शायद एयरलिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। इधर भारत ने नेपाल को एक बार फिर राजनीतिक समाधान खोजने की सलाह दी है। सीमा पर सितंबर से जारी आंदोलन में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते भारत से नेपाल को जाने वाले सामानों की आवाजाही भी बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तरी म्यांमार के कंचन प्रांत में शनिवार को जमीन धंसने से कम 100 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की खोज की जा रही है। हालांकि बचाव दल ने 5 लोगों को जिंदा निकाला है। जमीन धंसने की वजह से 80 झोपड़ियां ढह गई। इस इलाके में बेशकीमती पत्थर, पन्ना की कई खदानें हैं। मृतकों में अधिकतर गरीब लोग हैं जो खान के नजदीक लगे कूड़े के ढेर में कीमती पत्थर तलाश रहे थे। पेरिस हमले के बाद आतंकियों से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। सरकार ने पेरिस हमले में शामिल एक और आतंकी की फोटो जारी की है। आपको बता दें कि स्टेडियम के बाहर हुए हमले में ये तीसरा आतंकी भी शामिल था। फ्रांस ने सीरिया में हमला भी तेज किया है। भूमध्य सागर पहुंचे फ्रांस के युद्धपोत से लड़ाकू विमान उड़ानें भर रहे हैं। और इधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पुलिस के खोज अभियान में 16 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी वहां तनाव है। बेल्जियम सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्कूल कॉलेज आज भी बंद रखने का फैसला किया गया। हेलीकॉप्टरों से भी हर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इधर पेरिस हमलों के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को दुनिया में यात्रा के मद्देनजर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के कई हिस्सों में जारी भारी बर्फबारी से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा बुरा असर यातायात पर पड़ा है। बर्फीले तूफान की वजह से जगह जगह बर्फ के ढेर लग गए हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। चीन के भी कई इलाकों में बर्फबारी से ऐसे ही हालात हैं। सीजन से पहले हुई बर्फबारी अमेरिका के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। साउथ डकोटा के विस्कॉन्सिन प्रांत को बर्फ की सफेद चादर ने अपनी आगोश में ले लिया है। यहाँ करीब 16 इंच तक बर्फ पड़ी है। उत्तरी इलिनॉय में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। आवाजाही पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जगह जगह वाहन फंसे हैं। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। इससे पहले 1991 में नवंबर महीने में 9.3 इंच तक भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। Seems like we're setting records this year. I can't remember an early snow as heavy as this one. दूसरी तरफ चीन भी इस वक्त भयंकर बर्फबारी की चपेट में है। तूफान की वजह से बीजिंग, तियानजिन और मंगोलिया क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया है। बर्फीले तूफान को लेकर कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से बीजिंग से होकर गुजरने वाले 6 राजमार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मंगोलिया में सड़कों, रेलवे और दूरसंचार सुविधाओं की मरम्मत के लिए बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। 37वें सिंगापुर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया चलाए साझा अभियान। सिंगापुर एक्सपो में भारतीयों को आज करेंगे संबोधित। जेपीसी का कार्यकाल 3 हफ्ते बढ़ाने का फैसला। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा प्रस्ताव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। खेती की बदहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बताया जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने उठाए यात्रा पर सवाल। डूबे कर्ज की वसूली के लिए कठोर कदम उठाने का फैसला। वित्त मंत्री का बैंकों की समीक्षा बैठक में ऐलान। कहा डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार। और मधेशी आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटेगी नेपाल सरकार। तराई क्षेत्रों में बढ़ेगी सुरक्षा बलों की तादाद। मधेशियों का आंदोलन तेज करने का ऐलान।